नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के डी अध्ययन में। मैं हूं शरद। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को देखेंगे। इसका विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश से इसकी भाषा ली गई है, इसका स्वरूप, इसका उद्देश्य, सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमारी प्रस्तावना को क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तृतीय बैठक आयोजित की गई थी, तो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में विभिन्न तथ्यों को दिखाया गया था कि हमारा भारत का संविधान जो बनेगा वो किस प्रकार का होगा, हम लोगों को क्या प्रदान करेंगे, हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा, उद्देश्य क्या क्या होंगे, इन सारे तथ्यों को उसमें समाहित किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। इसीलिए इसे प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है संविधान का स्रोत, जिसको हम लोगों ने लिखा है हम भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत हम भारत के लोग या जनता से तात्पर्य ये है कि संविधान सभा को, संविधान को बनाने की जो शक्ति प्रदान की है वो किसने प्रदान की, भारत की जनता ने। यानी कि भारत के जनता के द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर ही संविधान सभा ने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है। इसलिए संविधान का स्रोत क्या होगा, भारत की जनता होगी या भारत के लोग होगा। प्रस्तावना को हम लोग, प्रस्तावना में दो चीज़ें हम लोगों को समझना है। पहली चीज़ तो कि प्रस्तावना का स्वरूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो हमारी प्रस्तावना का जो स्वरूप है उसमें मेनली 5 चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु। तो प्रस्तावना ये कहती है कि हमारा देश जो होगा वो कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। यानी कि हमारे देश पर किसी भी आंतरिक या बाहरी मामले में बाहरी किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। हम हमारे सारे निर्णय लेने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा देश वर्तमान में क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। जैसे कि 1947 के पहले हम लोग क्या थे, ब्रिटेन का उपनिवेश थे। तो तब हम लोग संप्रभु नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारे निर्णय हम लेने में स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या है, संप्रभु है या प्रभुत्व संपन्न है। अगला शब्द हम लोग देखते हैं, समाजवादी। समाजवाद का अर्थ होता है कि उपलब्ध संसाधनों को सभी वर्गों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत का जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारों का मिलाजुला रूप है। अर्थात हमारा समाजवाद जो है वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित समाजवाद है। इसीलिए हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और हमारे यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे कि हम लोग जो है उपलब्ध संसाधनों को जनता तक सही रूप से वितरित कर सके। फिर आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही हमारी प्रस्तावना में क्या गया था, शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान किया जाएगा। अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सभी धर्मों को क्या किया जाएगा, महत्व प्रदान किया जाएगा और सभी धर्मों का क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। फिर लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य ये है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। अर्थात हमारे देश में जो सरकार चुनी जाएगी वो किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी। हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अर्थात जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या बनती है, सरकार बनती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो भी किन को प्राप्त है, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त है। जैसे कि लोकसभा विधानसभा में जो कानून बना के जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत का जो प्रमुख होगा, यानी कि हमारा जो वास्तविक प्रमुख होगा देश का, वो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो किसके द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
लेकिन हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक। देखिए, प्रस्तावना जो होती है वो किसी भी देश के संविधान के स्वरूप और उद्देश्य को स्पष्ट कर देती है। हम किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस देश के संविधान में जो प्रावधान होंगे वो जनता को क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान करेंगे, उस देश के संविधान का उद्देश्य क्या है, और वो उन जनता को जो तत्व प्रदान करेंगे, अर्थात जो न्याय हो, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे तत्व जो प्रदान करेंगे उनका स्वरूप कैसा होगा, ये हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारे देश की प्रस्तावना को जो विचार हमने लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। हम लोग आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की तरफ। तो हमारी प्रस्तावना में जो उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है उसके अनुसार हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति का हो, रंग का हो, मूल वंश का हो, उस व्यक्ति से बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ क्या किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। ये क्या है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की अगर हम लोग व्यवस्था देखें तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये सारे सामाजिक न्याय की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। ये सारे क्या है, सामाजिक न्याय की दिशा में पहल है। इसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य ये है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ आय और संपत्ति की असमानता को क्या दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। ये क्या कहलाता है, आर्थिक न्याय। यानी कि कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है, आर्थिक न्याय है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चाहे उसका जन्म भारत में कहीं पर भी हुआ हो। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। यही क्या कहलाता है, राजनीतिक न्याय। फिर आते हैं हम लोग स्वतंत्रता की तरफ। देखिए, यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान में है, लेकिन धार्मिक न्याय का नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अक्सर यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन से न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि धार्मिक न्याय हमारे संविधान में नहीं है। फिर आता है स्वतंत्रता। तो हमारे देश में धर्म और उपासना की क्या दी गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उल्लेख किया गया है कि हम लोग किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। विभिन्न धर्मों के तीर्थ स्थलों पर हम लोग भ्रमण के लिए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। फिर आते हैं हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात समता, या फिर इसको हम लोग कहते हैं समानता। तो भारतीय संविधान जो है वो प्रतिष्ठा और अवसर की क्या करता है, समानता प्रदान करता है। देखिए, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। तो इसी दिशा में सरकार समय समय भी विभिन्न कदम उठाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि वर्तमान सरकार के द्वारा लोगों के लिए पक्के मकान बनाने की व्यवस्था की गई, उन्हें धन प्रदान किया गया। वो इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीना। सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण किए गए, ये भी प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का क्या है, आधार है। उसके बाद आता है अवसर। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की क्या की जाएगी, समता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 16 में हम लोग देखते ही है इस चीज़ को कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अवसर की क्या की जाएगी, समता प्रदान की जाएगी, समानता प्रदान की जाएगी। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों नहीं हो, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए सरकार क्या है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिससे सभी को आगे बढ़ने का क्या मिले, अवसर मिलते रहें। फिर आता है राष्ट्र की एकता, यानी कि राष्ट्रीय एकता। तो भिन्न भिन्न विचारों और आस्थाओं के होते हुए भी
हम लोग आपस में प्रेम, एकता और भाईचारे को बनाए रखें, यही क्या कहलाती है? राष्ट्र की एकता या राष्ट्रीय एकता। अर्थात हमारे विचार चाहे भिन्न भिन्न हो, हमारी आस्थाएं चाहे क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में क्या रखें? मेलजोल रखें, प्रेम रखें और भाईचारे को बनाए रखें, यही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय एकता। फिर आता है अखंडता। तो अखंडता का तात्पर्य है कि विभिन्न जातियों और धर्म संप्रदाय, भाषाओं और विविधता के बावजूद भी हम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना हो, यही क्या कहलाता है? राष्ट्र की अखंडता। यानी कि हम चाहे किसी भी जाति के हो, संप्रदाय के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, और इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी अगर हमारे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र की भावना है, तो यही क्या कहलाती है? अखंडता। आखिर में हम लोग देखते हैं बंधुता। तो बंधुता का एक साधारण भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो बंधुता का आशय है भाईचारे की भावना। अर्थात हम लोग आपस में भाईचारे को बनाए रखें, यही क्या कहलाता है? बंधुता कहलाता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में बंधुता में दो बातों को स्पष्ट किया गया है। पहला तो ये कि हम प्रत्येक व्यक्ति का क्या करें? सम्मान करें, और दूसरा देश की एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें। ये दोनों ही तत्व क्या कहलाते हैं? बंधुता। पहला, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, यानी कि देश के हर नागरिक का हम लोग क्या करें? सम्मान करें, और दूसरा देश की एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा। ये दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं? मिलकर बंधुता कहलाती हैं। तो ये तो हो गया उद्देश्य स्वरूप को हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मूल चीज़ों पे। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को हमारी प्रस्तावना में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। वर्ष 1960 में एक बेरुवाड़ी संघवाद था। 1960 के बेरुवाड़ी संघवाद में, वाद यानी कि केस, बेरुवाड़ी संघवाद, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। याद रखना, 1960 के बेरुवाड़ी केस में संसद को इसमें परिवर्तन करने के अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है। फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती केस। तो 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और प्रमुख तथ्य हम लोग आज देख लेते हैं इसी में। देखिए, प्रस्तावना को उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा इसको क्या किया गया था? संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, और यही बाद में आगे चल के क्या बनी? प्रस्तावना। इसीलिए उसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसे कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी या संविधान की चाबी। तो एक मशहूर वकील या विधि शास्त्री है N.A. पालकीवाला। इन्होंने हमारी प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र। इन्होंने कहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। एक अंग्रेज राजनीति शास्त्री है सर अर्नेस्ट बार्कर, जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था, की नोट। किन्होंने? अर्नेस्ट बार्कर ने। तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को क्या था? की नोट या कुंजी नोट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रस्तावना बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।